नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में ममता कालिया जी के साथ हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ममता जी ने कुछ कविताएं भी लिखी हैं और बेहतरीन कविताएं शोधार्थियों। ख़ास तौर पर एक टर्म जो खाँटी घरेलू औरतों के लिए इस्तेमाल होता रहा है और औरत को समझने का, उसके दायरे को समझने का, उसके परिवेश को, उसके करनी धरनी को समझने का जो जज्बा जुनून ममता कालिया जी देती हैं, यथा नाम तथा गुण, ममता मई, ममता से भरी हुई लबरेज, ये कविताएं भी उसी सरोकार को जिंदा रखती हैं। मैं उनकी उन चंद कविताओं की बहाने आप शोधार्थियों से घरेलू टर्म पर और खाँटी घरेलू औरतों की जो परिभाषा बना बनाया फ्रेम है उसे तोड़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये रचनात्मक यात्रा और इस रचनाधर्मिता के गवाह हम सब बनेंगे। शोधार्थियों, आज मेरे साथ आप ममता कालिया जी की कुछ एक कविताओं पर विवेचन विश्लेषण करेंगे। 2 नवंबर 1940 में इनका वृंदावन में जन्म हुआ। ममता कालिया जी की शिक्षा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर शहरों में हुई। इस सदी के 7वें दशक में जहां ममता कालिया जी का लेखन बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत प्रवाह के साथ, गति के साथ और बहुत अपनी त्वरा और अपने अंदाज में, एकदम अनूठे अंदाज में दिखाई देता है, लोकप्रिय हो रहा है। साहित्य में स्त्री की छवि को लेकर ममता कालिया बहुत सचेत हैं और उनकी स्त्रियां, चाहे उनका वो कथा साहित्य हो या उनकी कविताओं का संसार, उनकी स्त्रियों की जो ममतामयी छवि है, जो वो केंद्र के रूप में मौजूद हैं और जो उनका आसपास जो एक भिन्न भिन्न वातावरण है, परिवेश है, उस छवि को कहीं कहीं वो असंतुष्ट होती हैं, कहीं अतृप्त होती हैं और कहीं अस्वीकार और स्वीकार के साथ एक सुरक्षा खोह में उनकी कथा, उनके कथानक में, कथ्य में, चाहे वो कविता का कथ्य हो या कथा साहित्य का, वो सुरक्षा चक्र और वो युद्धरत स्त्रियां मौजूद रहती हैं अपने समूचे व्यक्तित्व के साथ। तो आज ममता कालिया जी की उन 5 कविताओं के जरिए शोधार्थियों हम उनकी रचनात्मक यात्रा के सहयात्री बने। उन्होंने एक युद्धरत, संघर्षशील, जुझारू स्त्री का व्यक्तित्व उभारा है, चाहे वो कथा साहित्य हो या कविता। जब मैं कह रही हूँ कि उनकी रचनाओं में चिन्हित, रेखांकित जो स्त्री का समाजशास्त्र है, उसका भूगोल है, उसका इतिहास है, उसको ज़्यादा सारगर्भित रूप में, महत्तर रूप में, विशद रूप में उसकी परतों को खोलने का ममता कालिया जी ने लगातार प्रयास किया है। आप देखें कि ये उनका अपना अनूठा सौंदर्य शास्त्र है। ममता कालिया जी का नाम यूँ तो आप सब जानते हैं कि कथाकार के रूप में, गद्य लेखन में अधिक ख्याति और लोकप्रियता आप सब इसके साक्षी हैं, गवाह हैं। पर उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रारंभ, अपने लेखन का प्रारंभ कविताओं से किया था। ममता कालिया जी की पद्य रचनाएं और उनकी गद्य रचना, उसमें जो एक समानता मुझे मिलती है, एक जो कंटेंट के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में जो मुझे मिलता है, दरअसल वो स्त्रियों की परतों को, कामकाजी स्त्रियां हों, श्रमशील स्त्रियां हों, सर्वहारा स्त्रियां हों या घरेलू, खाँटी घरेलू स्त्रियां हों, उन पर वे विश्वास करती हैं, उन पर वे आस्था रखती हैं, उनको वो मादा, वो काबिलियत, वो कुवत देती हैं। और आप जानते हैं कि अपने मिजाज में, अपने जुनून में ममता कालिया जी भी खाँटी घरेलू औरत के रूप में, कम से कम मैं तो उस तरह से आंकती हूँ, जो ममता से लबरेज है, जो स्त्रीत्व का पूरा मानचित्र अपने साथ लिए चलती है और बड़े गरूर, ठसक और गुमान और अभिमान के साथ अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। ये है ममता कालिया जी। ईश्वर में उनका गहन विश्वास है। घर और घरेलू बसने और बसाने में उनका अटूट विश्वास है और उसमें कैसे अपनी स्वायत्तता तलाशी जाए, कैसे अपनी आइडेंटिटी को खोजा जाए,
कैसे अपने निजत्व को सुरक्षित रखा जाए। ममता कालिया की ये कविताएं दरअसल उस ओर भी आपको प्रभावित करती हैं, आकर्षित करती हैं। परंपरा में बहुत कुछ अच्छा है, अपनाने जैसा है, जिसे मन से विचार से मैं भी अपनाती हूँ। और ममता जी हमेशा प्रेरक शक्ति के रूप में रहती हैं कि चाहे वो दाम्पत्य संबंध हो, प्रणय हो, परिणय हो, चाहे घर हो या घरेलू होना हो, इस पारंपरिक तेवर में उनका भी भरोसा है और मेरा भी है। फिर प्रेम में सिंदूर है, बिछिया है, चूड़ी है, बिंदी है, साड़ी है और चहूर प्रेम पसरा है, और उसी को पहने ओढ़े हम स्त्रियां अपने आप को, अपने निजत्व को, अपनी स्वायत्तता को, अपनी गरिमा को, अपने गुरूर को तलाशती हैं। तो यह समूचा एक छोटा सा आकलन दरअसल मैं देना चाहती थी आप शोधार्थियों को, कि उनकी कविताओं में भी आपको ये अंदाज़े बयां बड़ी उन्मुक्तता से, बड़े अपने अनूठे अंदाज से दिखाई देगा। ममता कालिया जी के ही अंदाज में अगर कहूँ तो प्यार शब्द घिसटते घिसटते चपटा हो गया है, अब हमारी समझ में सहवास आता है, अब हमारी समझ में सहवास आता है। तो ये जो प्यार शब्द है, इसका बार बार प्रचलन, बार बार प्रयोग, बार बार इसका घिसना मतलब पारंपरिक प्रयोग, लगातार उसका उपयोग, सदुपयोग होना दरअसल उसे चपटा कर देता है। और हमारी समझ में जो सहवास कहा जाता है, दाम्पत्य कहा जाता है, या संगच्छध्वम संवदध्वम, तो ये कविताएं भी दरअसल बसावट की कविताएं हैं, साहसी कविताएं हैं। और इस लेखन में ममता कालिया जी की कविताएं, जो एक संग्रह उनका खाटी घरेलू औरत के नाम से करीब 40-50 कविताएं उसमें हैं साथियों, तो नए तरह का एक विमर्श आपको देगा। और ममता जी का एक औपचारिक परिचय मैं आपको दे दूं। इलाहाबाद में प्राचार्य के पद पर लंबे अरसे तक रहीं और वहाँ से सेवानिवृत्त हुई। कवयित्री, लेखिका, कहानी हो, नाटक, उपन्यास, निबंध, सभी विधाओं में समान रूप से अपनी दखल रखती हैं। अपत्नी, दौड़, एक दिन अचानक, मेला, परदेसी, पीठ और दुखम सुखम, जो खासा लोकप्रिय हुई साहित्य समाज में। ममता जी की ये कुछ अनूठी रचनाएं हैं। व्यास सम्मान इन्हें मिल चुका है, साहित्य भूषण सम्मान मिल चुका है, यशपाल स्मृति सम्मान मिला है, महादेवी स्मृति सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबा फुले स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, लमही सम्मान, सीता पुरत्व सम्मान, और इस तरह के कई उनके सम्मान और पुरस्कारों की फेहरिस्त है। आज मैं उनकी 5 कविताओं की यात्रा के साथ अपने एक्सटेम्पोर विवेचन विश्लेषण के द्वारा शोधार्थियों समसामयिक कविता को चीन्हने, समसामयिक स्त्री को पहचानने और खांटी घरेलू स्त्री को पहचानने में आपकी सहायता करूंगी। पहली कविता मेरे पसंद की है, पाव भर कद्दू से बना लेती है रायता। एक नदी की तरह सीख गई है घरेलू औरत, दोनों हाथों में बर्तन थाम, चौकी में बैठक तक लपकना, जरा भी लड़खड़ाए बिना। एक सांस वह चढ़ जाती है सीढ़ियां और घुस जाती है लोकल में, धक्का मुक्की की परवाह किए बिना। राशन की कतार उसे कभी लंबी नहीं लगी। रिक्शा न मिले तो दोनों हाथों में झोले लटका वह पहुंच जाती है अपने घर, एक भी बार पसीना पोछे बिना। एक कटोरी दही से 3 कटोरी रायता बना लेती है खांटी घरेलू औरत, पाव भर कद्दू में घर भर को खिला देती है जरा भी घबराए बिना। शोधार्थियों, ये कविता आपको अपनी नानी, आजी, अम्मा सबकी याद दिलाती होगी। वो स्त्री जो अपने परिवार की केंद्रीय धुरी है, वो स्त्री जिसकी आसपास उसका परिवार, उसकी परिधि, उसका परिवेश उस पर मोहताज है, वो स्त्री जो थोड़े में ज्यादा करना, अभावों में भाव भरना जानती है अनूठे अंदाज से, वो स्त्री जो क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट की मिसाल बन सकती है, वो स्त्री हमारी आजी, आपकी आजी, हमारी अम्मा, आपकी अम्मा, वे सभी स्त्रियां घरेलू खाटी औरतें जो अपने घर को
केवल मकान नहीं, संबंधों की गर्माहट से, रिश्तों की बुनावट से, बसावट से उसे घर बनाने में जुटी रहती हैं, श्रमशील लगातार। शुद्धार्थियों, मेरी पसंद की दूसरी कविता है अव्यवस्था। देखो, मेरे मन के ड्रॉर में तुम्हारी स्मृति के पृष्ठ कुछ बिखर से गए हैं, समय के हाथों से कुछ छितर से गए हैं। आओ तनिक इन्हें संवार दो, तनिक सा दुलार दो, और फिर जतन से सहेज कर अपने विश्वास के आलपिन में बंध कर प्यार के पेपर वेट से तनिक सा दबा दो, तनिक सा दबा दो। ये सहधर्मिता है शुद्धार्थियों, यही सहवास है, यही संगच्छध्वम है। इसे यूं समझें कि स्त्री और पुरुष दोनों के बनाए, बचाए और बसाए रहने से ही ये प्रकृति बचेगी, ये दुनिया बचेगी। और ममता जी की चिंता, उनका चिंतन अपनी कविताओं में जिस सलीके से उस अव्यवस्था को वो भांप लेती हैं, और जिस तरीके से, जिस व्यवस्था से उस अव्यवस्था में एक मैनेजमेंट, एक अनुशासन ला देती हैं, एक तरह का क्या कह सकते हैं कि नियमितता ला देती हैं, वो देखने के काबिल है। तो ममता जी की इस कविता में मुझे दरअसल वो संगच्छध्वम की ध्वनि दिखाई देती है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, न आकार में, रूप में, न अनुपात में। तो दोनों कैसे साथ साथ चलकर दुख के दबाव को और हर्ष के विस्तार को कैसे सहेज लें, समेट लें। त्रासदी, पीड़ा, यातना, अकेलापन ये होने न पाए, इसके लिए सहधर्मिता, सहवास जरूरी है, एक दूसरे का साहचर्य जरूरी है। और ममता कालिया साहचर्य की कवि हैं, संगच्छध्वम की कवि हैं। उनकी हर कविता में मुझे ये धुन दिखाई देती है, साथ साथ चलने की, एक साथ उठने की, उन्नत और विकसित होने की। तीसरी कविता मेरे पसंद की, दूर खड़ी मैं। इस कविता में मुझे फलसफा दिखता है, आप भी देखें। हो गई सबसे छिटक कर सांस लेने योग्य जब, नफरतों ने बिलबिलाकर यह कहा, छूट कर सबसे निकलना था ही सरल। किया क्या तुमने, फेंक दी एक दिन सुलगती तीली बीचों बीच चीड़ के जंगल में। खुद को अपनी परिधि से, परिवेश से, संबंधों से, रिश्ते नातों से, यार मित्र मान मनुहार से काट छांट कर अलग कर लेना, या धीरे धीरे सयाना हो जाना, या धीरे धीरे समझदार होते हुए दुनियादार होते जाना, धीरे धीरे उस व्यवस्था का प्रतिकार, प्रतिरोध करना, धीरे धीरे आसपास की आंच को समझना, धीरे धीरे लोगों के अलगाव में लगाव को ढूंढना और लगाव में अलगाव को परख लेना। ममता कालिया की ये कविता बेहतरीन ढंग से आपको इसकी एक समझ, मुकम्मल समझ देती है। बहुत अच्छी कविता, क्योंकि सांस लेने का, जो छिटक कर दूर जाने का, जो स्त्री अपना स्पेस तलाश रही है, जो उस टाइम फ्रेम में रहते हुए अपनी गरिमा को, अपनी निजता को, अपने अस्तित्व को, अपनी कुवत काबिलियत को नेपथ्य से बाहर निकलकर फ्रंट पर आकर जुझारू है और पर्दे पर केंद्र में खड़ी होकर अपनी को परिभाषित करती है। ममता कालिया की यह कविता बेहतरीन कविता। अगली मेरी पसंद की कविता है, कभी कोई ऊंची बात नहीं सोचती। इस कविता में भी फलसफा दिखता है शोधार्थियों, आप भी देखें। कभी कोई ऊंची बात नहीं सोचती, खाती घरेलू औरत, उसका दिन कतर ब्योंत में बीत जाता है और रात उधेड़ बुन में। बची दाल के मैं पराठे बना लूं, खट्टी दही की कढ़ी, मुनिया की मैक्सी को ढूंढूं, कहाँ है साड़ी सितारों जड़ी। सोनू दुलरुआ अभी रो के सोया, उसको दिलानी है पुस्तक, कहाँ तक तगादे करूं इनसे, छोड़ो चलो आज तोड़ूं ये गुल्लक, चलो आज तोड़ूं ये गुल्लक। यादों की गुल्लक, अनुभव की गुल्लक, संवेदना की गुल्लक, स्मृतियों की गुल्लक जो ममता जी के पास है। सारे संबंधों के ताने बाने को बुनती हुई, स्त्रियां स्वेटर नहीं बुनती, स्मृतियां बुनती हैं।
लबादे नहीं सिलती, वस्त्र नहीं तैयार करती, आपका परिवेश तैयार करती हैं। आपको रंग से, खुशबू से, राग से, अनुराग से बांधती नहीं है, जोड़ती नहीं है, बल्कि आपके लिए संवेदना के तंतु बनाती हैं, सजाती हैं, घर बसाती हैं। तो ये कविता भी बेहतरीन है साथियों कि कैसे जुगाड़ में वो स्त्री सतत लगातार प्रयत्नशील है और प्रशंसनीय, सराहनीय है उसकी ये कोशिश, जो लगातार है, जो रुक नहीं जाती, जो थकती नहीं, जो रुकती नहीं और मुड़ कर देखती नहीं, आगे भविष्य का ताना बाना बुनती हुई उस बुनकर की तरह, उस लोहार की तरह जुटी रहती है अपने मंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ममता कालिया जी की ये कविता मुझे इस फलसफे के साथ तैयार करती है। और एक कविता जिसका उल्लेख मैं ज़रूर करूँगी और मैं उसे पढ़ना चाहूँगी आपके सामने, ममता कालिया जी की आखिरी 5वीं कविता आपके सामने। ये कविता मुझे सोशल मीडिया से मिली। माँ पुराने तख्त पर यूं बैठती हैं जैसे हो सिंहासन बत्ती सी। हम सब उनके सामने नीची चौकियों पर टिक जाते हैं या खड़े रहते हैं अक्सर। माँ का कमरा उनका साम्राज्य है। उन्हें पता है यहाँ कहाँ सौंफ की डिबिया है और कहाँ ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब। कमरे में कोई चौकीदार नहीं है, पर यहाँ कुछ भी बगैर इजाजत छूना मना है। माँ जब खुश होती है मर्तबान से निकाल कर थोड़े से मखाने दे देती है मुट्ठी में। हम उनके कमरे में जाते हैं स्लीपर उतार। उनकी निश्चल हंसी में तमाम दिन की गर्द धूल छट जाती है। उनकी निश्चल हंसी में तमाम दिन की दर्द धूल छट जाती है। एक समाचार हम सुनाते हैं अखबार से, हमारा परिवार, पड़ोस, मोहल्ला और मुहानी की सड़क, एक समाचार वे हमें सुनाती हैं अपने मुँह ज़बानी अखबार से। उनके अखबार में है हमारा परिवार, हमारा पड़ोस, हमारा मोहल्ला और मुहानी की सड़क। अक्सर उनके समाचार हमारी खबरों से ज्यादा सार्थक होते हैं। उनकी सूचनाएं ज्यादा सही और खरी। वे हर बात का एक मुकम्मल हल ढूंढना चाहती हैं। बहुत जल्द उन्हें हमारी खबरें बासी और बेमजा लगती हैं। माँ कितनी आधुनिक है। परिवर्तन और निरंतरता। माँ पारंपरिक जरूर है, लेकिन माँ आधुनिक है। अपनी सोच से, अपने विवेक से, अपने तर्क से और फैक्चुअल, लॉजिकल होकर, दरअसल माँ बहुत सचेतन प्राणी है, इसलिए उसे आधुनिक कहती हूँ। एक मुकम्मल हल ढूंढना चाहती है। हमारी खबरें बासी और बेमजा लगती हैं। वे हैरान हैं कि इतना पढ़ लिख कर भी हम किस कदर मूर्ख हैं। कि दुनिया बदलने का दम भरते हैं, जबकि तकियों के गिलाफ तक तो हमसे बदले नहीं जाते। शोधार्थियों, ये कविता स्त्रियों का, मैंने कहा था ना कि स्त्री का मानचित्र, मतलब उसका भूत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य। एक कविता में मुझे 3 पीढ़ियां नजर आती हैं। माँ कैसे दाय के रूप में, धरोहर के रूप में अपनी संततियों को, खास तौर पर जो स्त्री संतानें हैं, उनको किस तरह से सचेतन होना, अपने आसपास के प्रति सतर्क रहना, अपने परिवेश को बहुत जल्दी सूंघ लेना और अपने विवेक को, अपनी सोच को हमेशा मथते रहना, इस तरह से एक चौकस नजर देती है। और केवल नजर नहीं देती, नजरिया देती है सोच का, विवेक का। तो माँ धरोहर के रूप में मौजूद है जब तक हमारे पास, उसकी स्मृतियाँ, सुधियाँ जब तक धरोहर के रूप में, थाती के रूप में मौजूद हैं हमारे पास। ममता कालिया जी की कविता कालजयी कविता कही जा सकती है शोधार्थियों। क्यों? क्योंकि वो हमारे अतीत
कि गौरवशाली इतिहास, माँ, आजी, नानी जहाँ बसती हैं, वर्तमान में हम स्त्रियां और हमारे आने वाले आप शोधार्थी, पूरा समाज इसका गवाह बनेगा कि कैसे परंपराएं भी रोचक होती हैं, परंपराएं भी प्रभावित करती हैं, परंपरा के कुछ ज़रूरी हिस्से हमें बचाकर सदियों तक सुरक्षित और संरक्षित रखने होंगे, क्योंकि वे केवल अनुभव भर नहीं, वे केवल स्मृतियां भर नहीं, हमारी संवेदना का सबसे बड़ा संसार हैं। बहुत शुक्रिया।